बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इसराइल को अपने क़याम और अपने वजूद के रोज़े अव्वल से जिस बड़े चैलेंज का सामना है वो ये कि कैसे उसके गैर कानूनी वजूद को अखलाकी और कानूनी जवाज़ फराहम किया जाए। चुनांचे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है और मुत्तहिदा अरब अमारात का ये इक़दाम इसराइल के गैर कानूनी वजूद को कानूनी और अखलाकी जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ है। और साथ ही साथ अब ये बात भी तयशुदा और इस्टेब्लिश्ड है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये इक़दाम आले सऊद की शह और इजाज़त से ही किया है। चुनांचे सऊदी अरब इस्लामी दुनिया के अवाम और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों के रिएक्शन के इंतज़ार में है और वो उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और उस रिएक्शन के बाद इम्कान है, गालिब एहतमाल यही है कि सऊदी अरब भी बाज़ाब्ता तौर पे इसराइल को तस्लीम कर सकता है। चुनांचे अरब ममालिक, चंद अरब ममालिक जो है वो एक एक करके इसराइल की ताकत के सामने ढेर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनांचे आज का जो मेरा मौजू है, इस मौजू पे मशरिक़ वस्ता का मुताला करना मेरा खुसूसी शगफ़ रहा है और मैं काफ़ी अरसे से मशरिक़ वस्ता में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उस हवाले से मुताला करता रहता हूँ। तो मैं अलग वीडियोज़ में उसके हवाले से आप लोगों की खिदमत में तबसरे और तर्जीह पेश करूँगा। लेकिन आज का मेरा सब्जेक्ट ये है नाज़रीन कि इसराइल को सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ इस बात की है कि आखिर अरब ममालिक जो हैं उसकी ताकत को तस्लीम कर रहे हैं, उसकी ताकत के सामने सरनिगू हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं किया। ये इसराइल को सबसे बड़ी तकलीफ़ है। और नाज़रीन, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप इसराइल के न्यूज़पेपर्स पढ़ लें और उनके कालम निगारों के आर्टिकल्स पढ़ लें तो वो अपने आप से सवाल करते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने का पाकिस्तान को ये भी फ़ायदा होगा, ये भी फ़ायदा होगा, ये भी फ़ायदा होगा, ये भी फ़ायदा होगा, और तस्लीम न करने के ये नुकसानात हैं। तो फिर वो कालम निगार जो है वो अपने आप से पूछते हैं और जो नाजरीन, जो देखने वाले हैं, जो वो न्यू आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप बताएं पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम न करके आखिर हासिल क्या किया है। वो इस किस्म के जो है ना आर्टिकल्स लिखते हैं और इस किस्म के प्रोपेगेंडा पे काम करते हैं, लेकिन हमारे जो कॉलम निगार है वो किसी और दुनिया में रहते हैं, आलम तख़य्युल में खैर रहते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि इसराइल तमाम तर हथकंडों में नाकाम होने के बाद कई बार पाकिस्तान को ये धमकी दे चुका है कि पाकिस्तान को हम बैरूत बना सकते हैं अगर आपने हमें तस्लीम नहीं किया, और ये वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट स्टेजेस में और डिफरेंट फेजेस में दी भी हैं। और साथ ही साथ उनका ये रोज़े अव्वल से खुफिया मंसूबा है नाजरीन कि पाकिस्तान को किसी तरह लेबनान और बैरूत बना दिया जाए। ये इसराइल का खुफिया मंसूबा है और आप किसी भी बड़े जो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आप किताबों में ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये है नाजरीन कि ये बात तो तय है कि इसराइल का जो रकबा है वो 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 90 लाख उनकी आबादी है और वो पाकिस्तान के लिए किसी भी सूरत ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान के जो पड़ोस में मुल्क है भारत, जिसका 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर रकबा है, यानी कि 4 गुना रकबे में बड़ा है और 6 गुना आबादी में बड़ा है, तो पाकिस्तान उसके साथ दो हाथ कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े मुल्क की जो दुश्मन मुल्क है हमारा पड़ोसी, उसकी ये जुर्रत कभी नहीं हुई कि वो 1 इंच भी पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आके कदम रख सके, और अगर वो रखने की कोशिश भी करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलता है। लेकिन तो डेफिनेटली ये बात तो तय है कि इसराइल चाहे जितनी भी बड़ी ताकत हो वो अरबों के लिए होगी, लेकिन पाकिस्तान कोई तरने वाला नहीं है और पाकिस्तान के लिए फौजी और दिफाई लिहाज से वो कभी भी थ्रेट नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दिफाई अफवाज हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज है, वो हर किस्म के जो हमलों का जो है और रेशा दबानियों का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल पाकिस्तान को बैरूत क्यों बनाना चाहता है और किस तरीके से बनाना चाहता है। नाज़रीन, मैं आपके सामने चंद सियासी वाक़ियात और उनकी सियासी जमातों का किरदार लेबनान और बैरूत के वो आपके सामने रखता हूँ, और उनके सियासी किरदार को आप कंपेयर करें और उसका इतलाक करें पाकिस्तान के अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या हम इंटेंशनली या अनइंटेंशनली क्या बैरूत की तरफ बढ़ तो नहीं रहे अपने अमल के ज़रिए।
और क्या ये कोई बैरूनी साजिश हो सकती है या नहीं हो सकती। पाकिस्तानी कौम को सिर्फ ये एक दो चीज़ों से मोहतात रहने की ज़रूरत है, उसके बाद इसराइल चाहे 1000 बार भी आ जाए वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहली बात नाज़रीन के लेबनान में एक ब्लास्ट होता है बेरूत पोर्ट पे, उसके बाद आप देखते हैं कि लेबनान की पूरी कैबिनेट बमाए प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करती है। बताया जाता है कि 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट का जो जखीरा है वो बेरूत पोर्ट पे गलत तरीके से रखा गया था। अब ये खबर सामने पेश की गई, रखी गई, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि बेरूत पोर्ट पे जो 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ है नाजरीन, बेरूत पोर्ट को दो किस्म की अथॉरिटीज कंट्रोल करती है, एक कस्टम अथॉरिटी और एक बेरूत पोर्ट अथॉरिटी कंट्रोल करती है। कस्टम अथॉरिटी के जो एहलकार होते हैं वो सदर के वफादार होते हैं, सिटिंग प्रेसिडेंट के वफादार होते हैं, और बेरूत पोर्ट अथॉरिटी के जो एहलकार होते हैं वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर के वफादार होते हैं। गोया एक बेरूत पोर्ट है, उसको दो अथॉरिटीज कंट्रोल कर रही हैं, कस्टम अथॉरिटी, बेरूत पोर्ट अथॉरिटी। एक जो है सदर के वफादार है एक के एहलकार, और दूसरे के एहलकार जो है वो फार्मर प्राइम मिनिस्टर के हैं। तो फिर होता क्या है कि इनके दरमियान खिंचातानी होती है, इख्तियारात में जो है ना वो तकसीम दूसरे तरीके से नहीं होती, एक तरीके से काम कर रहे होते हैं, दूसरे तरीके से काम कर रहे होते हैं, और इस तरह उसका जो नतीजा है वो आप लोगों के सामने है कि कैसे बेरूत पोर्ट पे 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट होता है और कितने लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। अब इस का इतलाक आप पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे पे करें कि हुकूमत इमरान खान साहब की है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में, टॉप ब्यूरोक्रेसी में, हर इदारे में साबका हुक्मरानों के वफादार मौजूद हैं। और हत्ता के इमरान खान साहब के जो इत्तेहादी जुमातें हैं PMLQ, वो हुकूमत से क्या डिमांड कर रही हैं कि ब्यूरोक्रेट हमारे मर्जी के हों, SP हमारे मर्जी के हों, DIG हमारे मर्जी के हों, और तरक्याती फंड हमारे मर्जी के हों। गोया हुकूमत इमरान खान साहब की है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में आज भी साबका वजीर आजम और साबका पार्टियों के वफादार और हिमायती मौजूद हैं। तो ये एक जंग जारी रहती है कि हुकूमत कुछ और करना चाहती है, ब्यूरोक्रेट्स रास्ते में रोड़े अटकाती है। यही बेरूत में होता रहा, जैसे कि मैंने बेरूत पोर्ट की मिसाल आप लोगों के सामने पेश कर दी। नाज़रीन, इसके अलावा ये कैसे हो सकता है, आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि कस्टम अथॉरिटी को, प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट के वफादार हैं, बेरूत पोर्ट अथॉरिटी वाले एक्स प्राइम मिनिस्टर को वफादार हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि बेरूत में 18 किस्म की कम्युनिटीज हैं, 27% शिया हैं, 27% सुन्नी हैं, 21% ईसाई हैं। तो यहाँ वहां पे जो 18 जो अहले इख्तिदार थे उन्होंने फैसला किया कि तमाम कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी और इक्वल मुनासिब इक्वल नुमाइंदगी दी जाएगी, तमाम जो कम्युनिटीज हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। तो उसके बाद हुआ क्या कि 18 के 18 जो कम्युनिटीज थी, यानी कि शिया, सुन्नी, ईसाई और इसके अलावा और छोटी छोटी अकलियत थी, हर एक की मजहबी जमात ने अपनी एक सियासी जुमात बना ली, और उस सियासी जुमात ने अपनी कम्युनिटीज के मफादात को जो है ना वो प्रमोट करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब मजहबी जुमातें सियासत में आई और सियासत की आड़ में अपनी ही कम्युनिटीज का सिर्फ ख्याल रखना शुरू किया, तो वहां पे जो है कम्युनल राइट्स शुरू हुए, कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान, और जो मजहबी हम आहंगी थी वो मुंतशिर होना शुरू हुई, और लोग सियासी जुमातें आपस में गुत्तम गुत्ता होने शुरू हुई। जब सियासी जुमातें आपस में लड़ी तो उनके जो कम्युनिटी के लोग थे वो भी आपस में लड़ना शुरू हो गए, और 1975 से लेकर 1990 तक वहां पे जो है ना सिविल वार हुई। 1990 में फिर ये सर जोड़ के बैठे, वहां पे सदर के इख्तियारात कम किए, और जो हुकूमत में नुमाइंदगी का हिस्सा है वो भी मुकर्रर किया, फार्मूला तय किया। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी वो इकट्ठे बैठ नहीं सके, क्योंकि उनके अंदरूनी इख्तिलाफात जो मजहबी जमातों ने सियासत में आके और सियासत में आके अपनी कम्युनिटी को प्रमोट किया था, वो इस कदर बढ़ गए थे कि वो साथ बैठना जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। चुनांचे उनके इन अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से नेबर कंट्रीज ने, इसराइल ने उसको मजीद हवा देना शुरू कर दी, क्योंकि इसराइल ने देखा कि अंदरूनी तौर पर वो इस कदर मुंतशिर हो गए हैं, इस कदर मुनकसिम हो गए हैं कि वो एक दूसरे के साथ बैठना गवारा नहीं करते। चुनांचे सऊदी अरब ने भी और ईरान ने भी अपने अपनी कम्युनिटीज को जो है ना वो हवा देना शुरू कर दी, फंडिंग शुरू कर दी, और इस तरह उस पूरे मुल्क का जो एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था वो कोलैप्स कर गया, सिर्फ इस वजह से कि अंदरूनी तौर पे जो मजहबी जमातें थी उन्होंने सियासत में आके सिर्फ अपनी कम्युनिटीज के मफादात का ख्याल रखा, और उसकी वजह से पूरे मुल्क को जो है ना
पूरे मुल्क का सियासी और माशी मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया। और नाज़रीन, आज भी यही हो रहा है कि चंद मजहबी जमातें हैं जो हमारी हैं, या जो पॉलिटिकल जमातें हैं, वो अपने अपनी जो है ना कम्युनिटीज़ की नुमाइंदगी करती है, अपने अपने हल्के की नुमाइंदगी करती है और किसी और को दरे खुए एतना नहीं लाती। और नाज़रीन, एक चीज़ मैं आप लोगों को और भी बता दूं कि इस कदर इख्तिलाफात के बाद 1975 से 1990 तक सिविल वार के बाद भी और 1990 में इख्तियारात का फार्मूला तय करने के बाद भी जब इनके फायदे के लिए होता, ये जो सियासी जमातें थी जो ये बनी हुई थी कि अब हमें आपस में चंद वजारतें तकसीम कर लेनी चाहिए, तो फिर ये बैठ जाती थी और एक दूसरे को रिश्वतें देकर जो है ना वो ओहदे तकसीम करती और बंदर बांट करती कि ये हिस्सा, ये मिनिस्ट्री आपकी, ये मिनिस्ट्री आपकी, ये मिनिस्ट्री आपकी। तो बाकायदा रिश्वत लेकर और देकर और एक्सचेंज ऑफ रिश्वत करके जो है ना वो ओहदों की तकसीम करते थे और एक दूसरे को नवाजा जाता था। यही हक कुछ हमारे माजी में होता रहा है। तो लेबनान और बैरूत की जो धमकी दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि अंदरूनी तौर पे मजहबी जमातों ने जो है ना सियासत में आके अपनी कम्युनिटीज़ को प्रमोट करना शुरू किया और उसकी वजह से हम आंगी जो है वो ख़त्म हुई। कौम अंदरूनी तौर पे मुंतशिर व मुनकसिम हो गई और उनकी सियासी जमातें जब उनको लगता था कि उनके मफाद में है तो वो बैठ के रिश्वत लेके आपस में जो है ना मिनिस्ट्रीज़ की जो है वो तकसीम कर लेती थी, करप्शन उरूज पे होती थी। और इसके अलावा होता ये था कि एक ही इदारा है, जैसे बैरूत पोर्ट का मैंने मिसाल दी कि उसमें कंट्रोल दो किस्म के लोग कर रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट के भी और साबका वज़ीर आज़म के जो है वफादार हैं वो भी। या आज देख लें कि ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से और साबका नवाज शरीफ साहब के वफादार हर इदारे में आज भी मौजूद हैं, उनकी तरफ से किस कदर मुश्किलात है मौजूदा हुकूमत को। तो जब बैरूत बनाने की धमकी दी जाती है तो वो इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की जाती है। हमें इस हवाले से मोहतात रहना है। हमने अपनी नज़र, वी शुड कीप आवर विजिलेंट आइज ओपन। अगर हम अंदरूनी तौर पे मुत्तहिद रहे और इन सियासतदानों की इन रिश्वत दवानियों और इन साजिशों और इन कार्रवाइयों पे और इन करतूतों पे हम नज़र रखें और उसका हम अकली तौर पे तज्जिया करने के काबिल हों, तो इंशाअल्लाह कोई भी दुनिया की सुपर पावर जो है वो हमें शिकस्त नहीं दे सकती। एक इसराइल तो क्या 10,000 इसराइल भी आ जाएं, क्योंकि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अपना टैक्स देते हैं पाक फ़ौज को तो हमें यकीन होता है कि इसराइल सिर्फ 1 इंच आगे बढ़ने की गलती करे तो वो 10 इंच अपने गवा देगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।